नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है आपका समास। देखो, समास से आपके हर एग्ज़ाम में कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब हम बात करते हैं समास के बारे में, तो सबसे पहला सवाल आता है कि समास है क्या? तो समास एक ऐसी विधि है जिसमें हम 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द बना रहे होते हैं। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका छोटा रूप। जैसा कि आप इसके शाब्दिक अर्थ से जान पा रहे हो कि इसमें जो 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं उसको एक नए शब्द के रूप में परिवर्तित किया जाता है, और जो परिवर्तित रूप होता है वो कहीं न कहीं उन शब्दों से छोटा होता है। और समास पे चलने से पहले हमको समास की कुछ परिभाषाएँ हमको समझ लेनी चाहिए। जैसे समास विग्रह। जैसे आपने कई शब्द लिए और इसका एक नया शब्द बनाया। जैसे आप इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हो, जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो जब मैंने ये जो शब्द था इसको इन शब्दों में तोड़ा, तो ये मैंने इसका एक समास विग्रह किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी पद को, यहाँ पे ये जो पद है इसको हम अलग-अलग शब्दों में तोड़ रहे हैं, तो इसका हम समास विग्रह कर रहे होते हैं। वहीं हम अगर बात करते हैं सामासिक पद का, तो सामासिक पद इसका उल्टा होता है। कैसे? ये जो इतने सारे शब्द हैं ना आपके, इन सभी शब्दों के बदले हमने जो एक शब्द ये जो लिखा है विद्यालय, ये है आपका सामासिक पद। बात करते हैं पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में। तो जैसे यहाँ पे एक है ऊंच नीच, तो यहाँ पे जो ऊंच शब्द है वो इसका पूर्व पद है, और ये जो नीच शब्द है ये इसका उत्तर पद है। तो ये तो हमने जान ली कुछ इसकी परिभाषाएं, और चलते हैं इसके प्रकार की तरफ। तो जब हम बात करते हैं समास के भेद के बारे में, तो समास के 6 भेद होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका अव्ययी भाव, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु, चौथा द्वंद्व, पांचवा बहुव्रीहि, छठा आपका तत्पुरुष। और जब हम तत्पुरुष की बात करते हैं तो ये 6 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखते हैं आपका अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसमें इसका पूर्व पद या फिर कहें कि जो पहला पद होता है वो आपका अव्यय होता है। तो अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग और वचन कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वो शब्द आपके अव्यय होते हैं। इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, जैसे अनु, आ, प्रति, यथा, पर, हर आदि। इस तरह के जो शब्द आपके किसी भी समासिक पद में मिलते हैं तो वो आपका अव्ययीभाव समास होगा। जैसे प्रतिदिन, तो यहाँ पे प्रति मिल गया आपको। वैसे ही आपको मिलता है यथावस्था, जैसे आपको मिलता है यहाँ पे आमरण। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं आपके वो अव्ययीभाव समास के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कर्मधारय समास। तो जब हम कर्मधारय समास की बात करते हैं तो इसमें जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है, और दूसरा जो पद होता है वो आपका विशेष्य होता है। और जब हम बात करते हैं विशेषण के बारे में, तो विशेषण वो होते हैं जो कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहे होते हैं, वो आपके विशेषण होते हैं। और जब हम बात करते हैं विशेष्य के बारे में, तो ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही होती है, अर्थात यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम वो विशेष्य होते हैं यहाँ पे। तो कर्मधारय समास को हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे काली मिर्च।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिर्च की ये विशेषता बता रहा है कि वो काली है। और तो ये जो पद होगा, ये जो पद होगा समासिक पद, ये आपका कर्म धारय के अंदर आएगा। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है इसका नील कमल, अर्थात नीला है जो कमल। यहाँ पे कमल की एक विशेषता है, वो विशेषता क्या है कि वो नीला है। तो यहाँ पे जो समास होगा वो होगा आपका कर्मधारय। अगला आता है आपका द्विगु समास। तो जब हम द्विगु समास की बात करते हैं तो इसमें जो आपका पूर्व पद होता है, अर्थात पहला पद, वो आपका संख्यावाचक होता है। जैसे सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, सतमंजिल, 7 मंजिलों का समूह। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं जिनके अंदर संख्याओं का वर्णन होता है, तो वो होते हैं आपके द्विगु समास पद। अगला आता है आपका द्वंद्व समास। तो जब हम द्वंद्व समास की बात करते हैं, इसमें आपका जो पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है, दोनों ही प्रधान होते हैं। तो प्रधान होने का अर्थ ये है कि अर्थ की दृष्टि से दोनों शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अर्थात दोनों शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा होता है। कोई भी शब्द एक दूसरे शब्द पे आश्रित नहीं है। इसके अंदर आपके और, तथा, या, अथवा, इस तरह के जो संयोजक शब्द होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। और कई बार हम इन संयोजक चिन्हों को हटाने के लिए कई बार योजक चिन्हों का हम प्रयोग इसमें कर रहे होते हैं। जैसे माता पिता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माता और पिता। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, कुछ इस तरह से। अगला आता है आपका बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास के अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो दोनों पद होते हैं वो मिलकर के किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं। तो वहां पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे त्रिलोचन, अर्थात 3 आंखों वाला। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं भगवान शिव की। जैसे अगला एग्जाम्पल है आपका दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण जिसके 10 सिर थे। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसमें हमारे 2 पद किसी तीसरे पद को इंगित कर रहे होते हैं, तो वो होते हैं आपके बहुब्रीहि समास। अगला आता है आपका तत्पुरुष समास। तो जो तत्पुरुष समास होते हैं वो आपके 6 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका कर्म तत्पुरुष। तो जो कर्म तत्पुरुष समास होता है उसके अंदर कारक चिन्ह को जो होता है, को जो कारक चिन्ह है इसका लोप होता है। जैसे मतदाता, मत को देने वाला। दूसरा आपका है जैसे गृहकट, गृह को काटने वाला। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनके अंदर को शब्द का लोप होता है वो आपके कर्म तत्पुरुष के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कर्ण तत्पुरुष। तो जब हम कर्ण तत्पुरुष की बात करते हैं इसके अंदर से और के द्वारा इन दोनों शब्दों का लोप होता है। जैसे रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। शोकाकुल, शोक से आकुल। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिन शब्दों के अंदर से और के द्वारा का लोप होगा वो होंगे आपके कर्ण तत्पुरुष समास। और नेक्स्ट आता है आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। तो जब हम संप्रदान तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो इसमें जो कारक चिन्ह होता है के लिए, इस शब्द का लोप होता है। जैसे देवालय, देवताओं के लिए आलय। रणभूमि, रण के लिए भूमि। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनके अंदर के लिए जो शब्द है आपका इसका लोप हो रहा होता है, तो वहां पे हमारा संप्रदान तत्पुरुष होता है। नेक्स्ट आता है आपका अपादान। तो ऐसे तत्पुरुष समास जिसके अंदर से शब्द का लोप हो। देखो हमने पीछे जो आपका कर्ण तत्पुरुष था उसके अंदर भी देखा था जो से शब्द का प्रयोग हुआ था, से शब्द का लोप हो रहा था वहां पे। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये होती है कि अपादान तत्पुरुष के अंदर वो शब्द आते हैं जिसमें अलगाव का भाव हो, अर्थात एक चीज दूसरी चीज से अलग हो रही हो और वहां पे उस चीज को अलग करने के लिए से शब्द का प्रयोग हुआ हो।
तो वहाँ पे होते हैं आपके अपादान तत्पुरुष, जैसे ऋण से मुक्त अर्थात ऋण मुक्त। तो यहाँ पे ऋण से मुक्ति हो रही है अर्थात अलगाव हो रहा है, तो अलगाव हो रहा है तो यहाँ पे से शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे होगा आपका अपादान। अन्यथा अगर यहाँ पे अलगाव का भाव नहीं होता तो होता ये आपका करण। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका दोष मुक्त अर्थात दोष से मुक्त। तो यहाँ पे जो से शब्द का प्रयोग हुआ है वो अलगाव के लिए हुआ है, जो दोष किसी में था वो हट गया अर्थात अलग हो गया। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो आते हैं आपके अपादान तत्पुरुष के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका संबंध तत्पुरुष। तो जब हम संबंध तत्पुरुष की बात करते हैं तो इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं आपके का, के, की, वहीं पे आपके रा, रे और री, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनका लोप होता है। जैसे मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, देशवासी अर्थात देश का वासी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे यहाँ पे की शब्द का लोप हुआ है, यहाँ पे का शब्द का लोप हुआ है। तो जहाँ पे इस तरह के का, की के और रारी रे शब्दों का लोप होगा वो होगा आपका संबंध तत्पुरुष समास। और नेक्स्ट आता है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर जो कारक चिन्ह होते हैं आपके में और पर, इन दोनों चिन्हों का लोप होता है। जैसे वनवास, वन में वास, जीव दया, जीवों पर दया, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे यहाँ पे कारक चिन्ह में का लोप हुआ है, यहाँ पे आपका पर का लोप हुआ है। तो इस तरह के शब्द जिनमें में और पर का लोप हो वो आपके अधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर आएंगे। तो ये था एकदम क्विक रिवीजन वीडियो समास के लिए, और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी छंद। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी क्रमधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष या ऑप्शन डी द्वंद्व। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका डी द्वंद्व। क्यों? ये जो शब्द है आपका देवासुर, ये बना है आपका देव प्लस असुर, जो कि ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों ही पद ये प्रधान है। तो इस हिसाब से ये जो होगा आपका होगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है? ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी विग्रह या ऑप्शन डी विच्छेद। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ए संक्षेप। अगला क्वेश्चन है, वनगमन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष या ऑप्शन डी कर्मधारय। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? ऑप्शन ए ग्रहागत, ऑप्शन बी आचार कुल, ऑप्शन सी प्रतिदिन, ऑप्शन डी कुमारी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन ए बहुब्री, ऑप्शन बी क्रमधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष या ऑप्शन डी द्वंद्व। तो यहाँ पर जो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका बी क्रमधारय। अगला क्वेश्चन है, दीनानाथ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए क्रमधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ए क्रमधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष,
ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी द्विगु। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका डी, द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए पीताम्बर, ऑप्शन बी नेत्रहीन, ऑप्शन सी चौराहा, ऑप्शन डी रुपया पैसा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका डी, रुपया पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबोदर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुब्री। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका डी, बहुब्री। तो ये था वीडियो आपका आज के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।